चलिए हम लोग अब जियोग्राफी में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। चैप्टर का नाम यही है, चौथा चैप्टर है जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन्य प्राणी संसाधन। ये भी हम लोगों को बहुत जरूरी है, पढ़ना है, हम लोगों को बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आप लोग सुनिएगा कि वन है क्या चीज। वन मीन्स आप लोग क्या समझते हैं? जंगल। वन मीन्स क्या समझते हैं? जंगल। तो देखिए जंगल प्राकृतिक चीज है कि कृत्रिम है? तो देखिए प्राकृतिक चीज है। ये वन कैसा चीज है? प्राकृतिक चीज है। ये प्राकृतिक ने दिया है वन को, तो वन एक प्राकृतिक संसाधन है। जब किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा या झाड़ियों को अपने आप यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर वो उग जाते हैं या माने वहां पर है ना, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में कि जम जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन कहते हैं। तो वन की परिभाषा क्या लिखिएगा कि जब किसी क्षेत्र में, याद रखिएगा, जब किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा या पेड़ पौधे या क्या चीज, पेड़ पौधे उग जाएंगे। जहां पेड़ पौधे उगेंगे वहां झाड़ियां भी उग जाएंगी। क्या उग जाएंगी? झाड़ियां। तो इसलिए लिख दीजिए पेड़ पौधा हो या झाड़ियां हो का अपने आप, अपने आप बोले तो किस रूप में? प्राकृतिक रूप से, है ना। अपने आप कैसे जमेगा? प्राकृतिक रूप से जमेगा। वो अपने आप से, है ना, अपने आप से हुआ हो उसे वन कहते हैं। अपने आप से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। बस वन की परिभाषा हो गई। उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अब देखिएगा, जब हम लोगों के द्वारा वन लगाया जाता है, जब हम लोग अपने से, माने व्यक्ति जब अपने से पेड़ पौधा या झाड़ी लगा करके वहां पे जंगल जब बनाएगा, तो उसको वन न कह करके क्या कहेंगे? वानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? वानिक। तो याद रखिएगा, वानिक किसे कहेंगे? अगर कोई आपसे पूछ दिया कि वानिक क्या है, तो जैसे जब किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा या झाड़ियों का अपने आप से हुआ हो, अपने आप हुआ हो या प्राकृतिक रूप से हुआ हो, तो उसको तो वन कहेंगे। लेकिन जब हम लोग लगाएंगे तब उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग वानिक कहेंगे। तो उसमें परिभाषा क्या बदल जाएगी कि लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा जब पेड़ पौधा, जब क्या चीज? पेड़ पौधा, लोगों के द्वारा जब पेड़ पौधा एवं झाड़ी, पेड़ पौधा एवं झाड़ी, जहां पेड़ पौधा रहेगा वहां तो घास पात झाड़ी वगैरह उग ही जाएगा। तो पेड़ पौधा एवं झाड़ी को खुद, खुद माने स्वयं, खुद माने स्वयं, स्वयं बोले तो किस तरीके से? कृत्रिम तरीके से। हम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम रूप से, है ना। कैसे? कृत्रिम रूप से लगाया जाता है, कृत्रिम रूप से लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वानिक कहते हैं। वानिक कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वन क्या है, वानिक क्या है। वन प्राकृतिक रूप से और वानिक जो है से कृत्रिम रूप से, ठीक है ना। मानव के द्वारा जो वन की तैयारी होगा उसको वानिक कहेंगे, और प्राकृतिक रूप से जो जंगल तैयार होगा उसको वन कहेंगे। क्लियर सी बात हो गई। तो अब देख लीजिए, एक तरह से वन है क्या चीज? तो वन हम लोग कहते हैं वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेफड़ा। वन क्या है? प्रकृति का फेफड़ा है। वन क्या है? प्रकृति का फेफड़ा है। अब फेफड़ा क्या करता है आप जानते ही हैं। फेफड़ा, आपका जो फेफड़ा है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस माने पूरी गैसों को अंदर ले जाता है, और वहां पर वायु कोष्ठक, है ना, में जाने के बाद, है कि नहीं, वहां सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाता है, बाकी सारी गैसें क्या हो जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं।
तो फेफड़ा जिस तरह से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसी प्रकार से जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और सभी जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन गैस देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकृति का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति का फेफड़ा। क्योंकि मानव में जिस तरह से फेफड़ा काम करता है, फेफड़ा कार्य करता है, उसी तरह से प्रकृति में वन काम करता है। प्रकृति में वन काम करता है, वन काम करता है। यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन क्या करता है, देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकृति का फेफड़ा कहते हैं वन को। समझ में आ गई बात, वन को प्रकृति का फेफड़ा कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, एक आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी देश या किसी भी जगह को आप कैसे समझेंगे कि वह जगह या वह है ना क्षेत्र जो है या वह देश है ना पर्यावरण के मामले में शुद्ध है। तो आपको देख लीजिए, किसी भी देश को या किसी भी क्षेत्र को या किसी भी जगह को प्राकृतिक रूप से स्वच्छ रहने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना का, कुल क्षेत्रफल का 33% भाग में वन चाहिए। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में वन चाहिए, 33% भाग में वन चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपके पास 100 बीघा जमीन है तो 33 बीघा में क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। तभी वहां की प्रकृति जो है स्वच्छ हो सकती है। क्या हो सकती है, स्वच्छ। समझे कि नहीं। हालांकि अब तो भारत में बहुत सुधार हुआ है, मैंने पहले की तुलना में। नहीं तो जंगलों की कटाई से स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर जंगल बहुत कम बचे थे भारत में, बिहार में। समझे कि नहीं। तो इस स्थिति में हम लोगों का पर्यावरण उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए। देखिए, एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसका नाम है FAO। क्या नाम है, FAO। तो FAO का फुल फॉर्म क्या हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया खाद्य एवं कृषि संगठन। फूड माने खाद्य है ना, एवं कृषि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, है कि नहीं। तो ये हो गया FAO। इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार बताया गया क्या चीज कि पूरे विश्व में कितना, माने पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन है। कितना वन है, अनुसार 4 अरब हेक्टेयर में वन है, यानी कि अगर हम लोग बात करें, और ये कब दिया, 1948 ईस्वी में बताया। कब बताया, 1948 ईस्वी में बताया। किसने, खाद्य एवं कृषि संगठन ने। क्या कहा कि 4 अरब हेक्टेयर में पूरे विश्व में वन है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 30%। कितना परसेंट है, 30% है। 33% होना चाहिए, कितना परसेंट है, 30% है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये बताया है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विश्व में कौन ऐसा देश है जहां पे सर्वाधिक वन है, बताइए, विश्व में कौन ऐसा देश है जहां सर्वाधिक क्या है, वन है। तो विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में है, सर्वाधिक वन किस देश में है। तो आप ध्यान खुद लगाइए ना, कॉमन सेंस लगाइए कि भैया रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। रूस का क्षेत्रफल यानी कि जमीन जायदाद सबसे ज्यादा है। तो उसके पास जब जमीन सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वन उसी के पास होगा, है कि नहीं। तो हम बता सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वन की कहां है, तो रूस में है। कहां है, रूस में है।
रूस में, ये याद रखिएगा। तो रूस में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन है। भारत वन के मामले में कितना स्थान पर, जैसे जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान पर है, क्षेत्रफल के मामले में कितना स्थान पर है, तो क्षेत्रफल के मामले में जो है 7वां स्थान पर है। वर्षा जल के मामले में कल बताया था कितवां स्थान पर है, बताइए। 193 देश है, उसमें कितवां स्थान पर है, 133वां स्थान पर है। इससे से मुड़ी कर रहा है, क्या पढ़ता है, सब दिमाग एकदम लगता है कि भूत बकाल आया है कि क्या है। विश्व में सर्वाधिक वन रूस में है। वन वर्षा जल के मामले में भारत केंद्र में कितवां स्थान पर है, 133वां स्थान पर है। और अगर वन के मामले में अगर हम लोग बात करें तो भारत वन के मामले में विश्व में है ना 10वां स्थान पर है। कितवां स्थान पर है, 10वां स्थान पर है, याद रखिएगा। वन की मात्रा अगर करेंगे तो इससे 9 देश आगे है, वन वहां पे ज्यादा है ना, 10वां स्थान पर है। अब यहां पे एक मैटर आता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है, बताइए। तो भारत के ये सब एक सब क्वेश्चन आने वाला है जो आपको कुछ नहीं बुझा रहा है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो मध्य प्रदेश में। किसमें है, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में, कहां, मध्य प्रदेश जिसको एमपी बोलते हैं, में हर नहीं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है, समझे कि नहीं। और सबसे ज्यादा जो याद रखिएगा यहां पर, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आपको कितना प्रतिशत वन चाहिए, 33%। किसी भी क्षेत्र में कितना प्रतिशत चाहिए, 33%। किसी क्षेत्र का, देखिए यहां पे लिख देते हैं, किसी क्षेत्र का पर्यावरण अच्छा है, उसके लिए उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए, 33% भाग में वन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल में 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना ही चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये याद रखिएगा कि भारत में मध्य प्रदेश एमपी में सर्वाधिक वन है। और भारत में 2001 में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार कितना वन पाया गया था, 19.27 पढ़िए उसको, 19.27 है ना, 19.27% है, 27 नहीं बोलिए, 27 बोलिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तोड़ के पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आता है जिसको आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे भी एक सवाल है, आया है कि अगर भारत में 2001 के रिपोर्ट के अनुसार, भारत में किस रिपोर्ट के अनुसार, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार कितना वन था हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ है 19.27% वन है। और यह 2.27 रहना चाहिए था कितना, 33% है, कितना 19.27% है। तो कम है कि ज्यादा है, बहुत कम है, कम ही नहीं है, यानी कह सकते हैं कि वन के मामले में यानी बहुत कम है ना, बहुत कम है, वन के मामले में बहुत कम है, समझे कि नहीं। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया, सरकार ने इस पर खूब ध्यान दिया। आप देखिएगा रोड के किनारे सब जंगल लगाए जा रहे हैं, है ना, पेड़ लगाने के लिए अभियान चला है। अभी भी हाल में देखिएगा विद्यालयों में, है ना, कि एक विद्यालय 70-80 पेड़ लगाए हैं, है कि नहीं, वन लगवाया गया है। तो 2020 में यह वन बढ़कर सरकार के देखभाल जब किया तो यह बढ़ करके कितना परसेंट हो गया, तो 20.6% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 20.6%। और अभी की वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखिएगा ध्यान से,
वर्तमान में अभी जो है मिजाज खुश करने वाला रिजल्ट आया है। आपके यहाँ पूरे भारत में 24% वन हो गया। कितना परसेंट वन हो गया? 24%, है कि नहीं? करीब करीब आपको 5% की वृद्धि हुई। और अगर 10% और बढ़ जाए वन, तो समझिए कि हमारे यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब एक चीज आपको हम और बताते हैं यहाँ पे, देखिएगा। आप जानते होंगे बाघ के बारे में। बाघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइगर। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। अब देखिएगा, भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। अभी आप लोगों ने जाना कि हमारे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में। बोलबे नहीं करता है, किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। तो यहां से देखिए ध्यान से, अब जब वन ज्यादा है तो निश्चित है कि बाघ यहां पे ज्यादा मिलेगा। और सबसे ज्यादा बाघ यहां है, सबसे ज्यादा बाघ, सबसे ज्यादा बाघ, बाघ बोले तो टाइगर। और कितना टाइगर इस वन में है? तो यहां पे कुल मिला जुला करके 529, कितना? 529 बाघ है। 529 बाघ है, याद रखिएगा। 529 बाघ। इसको याद क्यों हम रखें? हमको याद क्यों रखना पड़ रहा है कि 529 बाघ है? क्योंकि पूरे विश्व में हमारे यहाँ, पहले ये बुझा लीजिए, सबसे ज्यादा बाघ 529 को है। समझे कि नहीं? और भारत में टोटल मिला के कितना बाघ है? तो भारत में कुल बाघ, कुल टाइगर, तो कुल टाइगर आपको पता होना चाहिए कितना है? 2963। कितना है? 2963। 2963। और उस 2963 बाघ में से, टाइगर में से अकेले 529 टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों में है। और आपको हम बता दें कि भारत को अगर छोड़ दीजिए तो पूरा विश्व की हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा विश्व की चर्चा कर रहे हैं। पूरा विश्व में मिला करके, पूरा विश्व को मिला करके 529 बाघ भी नहीं है। दिमाग काम किया? पूरा विश्व को अगर मिला देंगे, भारत को छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, तो बहुत सारे देश हैं। 200 से ऊपर देश है। 193 देश को तो मान्यता मिला है कि नहीं? उससे ऊपर करीब करीब 200 से ऊपर देश है। तो उन सभी देशों के बाघों को अगर गिना जाए तो 529 से भी कम है। जो अकेले 529 बाघ हमारे यहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब पूरे भारत में कहा कितना है? 2963। यानी कि यह बाघों का देश है, यह टाइगर का देश है कि नहीं? तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो यानी कि पूरा टाइगर भारत में 2963 है। और इनको बचाने के लिए एक कानून बना है। क्या बना है? एक कानून। कब? 1973 में, जिसको कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा इस चीज को। बाघ को बचाने के लिए, है ना, बाघ संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए, है ना, बाघ संरक्षण अधिनियम आया। क्या आया? बाघ संरक्षण अधिनियम। और यह अधिनियम कब आया है? याद रखिएगा, 1973 ईस्वी में। कब आया है? 1973 ईस्वी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें आप अगर किसी बाघ का शिकार करते हैं ना, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। समझे कि नहीं? आपको फिर सजा मिलेगी इसके लिए। तो ये बातों को, इतना बातों को ध्यान में आपको रखना ही रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि भारत में तो पढ़ लिए, अब थोड़ा बिहार की चर्चा कीजिए। तो बिहार में कितना वन है? तो बिहार में अगर वन की चर्चा करेंगे तो बिहार में जो वन है वह मात्र 7.1% है। मात्र इतना है, 7.1%। रहना कितना चाहिए था? 33%। है कितना? 7.1%। क्या समझ रहे हैं? कम है कि बहुत कम है कि एकदम कम है? एकदम कम है कि नहीं? एकदम कम है। बहुत होना चाहिए। और आपको हम बता दें एक चीज और, रिकॉर्डेड बात, कि 17 जिला में, बिहार में कितना जिला है? 38। बिहार में कितना जिला है? 38। 19 को उत्तरी बिहार में, 19 को दक्षिणी बिहार में। समझे कि नहीं? और उस 38 जिला में 17 जिला को आप ले लीजिएगा तो उसमें वन है ही नहीं है, न के बराबर वन है। 17 जिले में वन न के बराबर है।
न के बराबर है। बिहार की स्थिति है ये। कहाँ की स्थिति है? बिहार के। क्लियर हो गया? तो ये बातें आप लोगों ने भारत, विश्व और बिहार की पढ़ ली। आपने टाइगर प्रोजेक्ट को पढ़ लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ संरक्षण अधिनियम कब बना? 1973 ईस्वी में। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, इसलिए सबसे ज्यादा बाघ वहीं रहेगा। 529 बाघ है। बिहार, भारत में 2963 बाघ है। और विश्व में भी पूरा, अगर भारत को छोड़ दीजिए तो मध्य प्रदेश में जितना बाघ है उतना भी बाघ है पूरे विश्व के किसी भी देश में। पूरे विश्व के देश को मिला दीजिए ना तो तब भी नहीं हो पाएगा। एमपी में जितना बाघ है उतना, समझे कि नहीं? तो बहुत मैंने जो भी बाघ है ऐसे कहाँ है? भारत में ही है। अब आगे चलिए, अब समझ लीजिए वन कितने प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं? तो वन को देख लीजिएगा। तो वन को हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला वन है पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन को समझ लेते हैं। पर्वतीय वन उस वन को कहेंगे कि जहां जो वन पर्वत के ऊपर में लगा हुआ है, पहाड़ों के ऊपर में लगा हुआ है, समझे कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को ही हम लोग बोलते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या बोलते हैं? शंकुधारी। शंकुधारी क्या क्यों बोलेंगे? इसको बताते हैं। शंकुधारी वन कहते हैं, या इसी को कहते हैं कोणधारी वन। क्या बोलते हैं? कोणधारी वन। कोणधारी वन ये बोलते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। शंकुधारी बोले तो यही ना, मैथ पढ़े होंगे तो इसलिए ना शंकु रहता है। तो देखिए वन क्या होता है? जैसे होता क्या है कि पर्वतीय वन के बारे में अगर समझिएगा तो जो वन पर्वत पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं? जो वन पर्वत पर उगते हैं। जो वन पर्वत पर उगते हैं, है ना? जो वन कहाँ उगते हैं? पर्वत पर उगते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं। और शंकुधारी का मतलब हो गया कि देखिए आप चले जाइए हिमालय वगैरह पर, तो वहां का जो पेड़ होगा तो वहां बर्फ गिरता है। क्या गिरता है? बर्फ। तो उनके जो पेड़ होते हैं इस तरह की आकृति बना लेते हैं, ऐसे आकृति बना लेते हैं, बिल्कुल कोणीय टाइप का। क्योंकि इसमें से जो पत्ते बाहर निकलते हैं ना, तो इस पर जब बर्फ पड़ता है तो वो सब इस तरह से गिर जाते हैं, है ना? पत्तों पर समटाए हुए नहीं रहते हैं। तो इनका जो देखिएगा ना पेड़, तो ऐसे जाएगा तब ऐसे ही चौड़ा रहेगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो धीरे 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 एक कोन की तरह सटते जाएगा। तो इसीलिए चूंकि पर्वतों पर, हिमालय पर्वतों पर जहां बर्फ गिरते हैं उस पर्वतों पर, है ना, पेड़ पौधे ऐसे इसलिए हो जाते हैं ताकि बर्फ गिरे भी तो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं हो। अगर सीधा रहेंगे तब इस पर गिरेगा तो टूट जाएगा, टहनी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन ऐसे रहेंगे तो गिरेगा भी तो क्या हो जाएगा? बर्फ पिघल करके नीचे चला जाएगा। तो इसलिए वहां पे जितने भी पेड़ पौधे उगेंगे उनकी आकृति इस तरह की होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज? पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। तो पर्वतीय वन किसे कहेंगे? तो जो वन पर्वत पर उगते हैं और उनके पेड़ की आकृति कैसी होती है? तो शंकु टाइप का होता है। जैसे होली में ना टोपिया देखे हैं, उस टाइप का होता है। तो वैसे वन को ही हम लोग कहते हैं शंकुधारी वन या कोणधारी वन। क्लियर हो गया? तो अब पहला पढ़ लिया आप लोग। अब देख लेंगे दूसरा वन जिसको कहते हैं पर्णपाती वन। दूसरा क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। जैसे देखिए इसको समझने का चीज है, याद करने का चीज नहीं है ना? पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या हो गया? पहले इसको समझ लीजिए। पर्ण और पाती, दोनों का अर्थ समझ लीजिए तो आपको अपने आ जाएगा। पर्ण का मतलब होता है, पर्ण जिसको कहते हैं, पर्ण माने होता है पत्ता। पर्ण माने क्या होता है? पत्ता। और पाती माने होता है गिरा देना। क्या होता है? गिराना, है ना? पाती माने क्या होता है? गिराना। तो वैसे पेड़ पौधे जो साल भर में एक बार कम से कम अपने पत्तों को गिरा देते हैं और फिर बसंत ऋतु में उनके पत्ते पुनः उग जाते हैं, वैसे पेड़ों को, वैसे वनों को हम लोग कौन सा वन कहेंगे? पर्णपाती वन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्णपाती वन। तो आप देखिए ना, जहां आम का पौधा देखिए, सब एक समय आएगा जो सब का पत्ता क्या हो जाएगा? एकदम लगेगा कि ठूठ हो गया एकदम, है ना? बर, पीपर, पेड़, ये सब देखिएगा, आम, अमरूद देखिएगा, सब का पत्ता, जामुन उमुन का देखिएगा, सब पत्ता अपना गिरा लेगा। सबका पत्ता क्या कर लेगा? गिरा लेगा। और खूब सुंदर सुंदर पत्ता जो है बसंत ऋतु में उसका छोटा 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 निकलना शुरू कर देगा।
तो वैसे जंगल जो भी बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग पर्णपाती वन। इन पेड़ों से जो जंगल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन में कौन कौन चीज आ जाएंगे? तो देखिए आम, अमरूद, पीपल, बरगद, शीशम, आप जिस पेड़ों को देखते हैं वो सभी के सभी क्या है? पर्णपाती वन में आते हैं। किसमें आते हैं? पर्णपाती वन में आते हैं। समझ में आ गई बात? पर्णपाती वन में आते हैं। समझ में आ गया? जो हर साल अपना पत्ता एक बार जरूर गिराएगा और फिर बसंत ऋतु में उसका पत्ता पुनः आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पर्णपाती वन। तीसरा जो वन होता है, पहला पढ़ लीजिए पर्वतीय वन पढ़ लीजिए, दूसरा पर्णपाती वन, तीसरा देख लीजिए। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं चिरहरित वन। क्या बोलते हैं? चिरहरित वन। तो चिरहरित वन किसे कहेंगे? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि चिरहरित वन किसे कहेंगे, चिरहरित का मतलब होता है सदाबहार वन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सदाबहार वन। समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझिएगा। चीर का मतलब होता है अस्थाई। चीर का मतलब क्या होता है? चीर मतलब बोले तो अस्थाई, अस्थाई। और हरित का मतलब होता है हरा भरा। हरित का मतलब क्या होता है? हरा भरा। तो वैसा वन जिसके पेड़ सालों भर हरे भरे होते हैं, सदाबहार होते हैं, है ना, उनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं, हमेशा जब देखिएगा तुम हरा भरा रहेंगे, वैसे वन को हम लोग चिरहरित वन या सदाबहार वन कहेंगे। क्लियर हो गया? जो अस्थाई का मतलब होता है कि कभी नहीं गिरता है उनकी पत्ती, सब दिन क्या रहता है? हरा भरा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चिरहरित वन। समझ में आ गई बात? जो वन हमेशा हरा भरा रहेगा, सालों भर जो हरा भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? चिरहरित वन। और यह कहां पाया जाएगा? तो जिस जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, जिस जगह पर वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी, वहां पाया जाएगा। ये वन कहां पाया जाएगा? जहां पे ज्यादा वर्षा होगी, है कि नहीं? और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? देखिएगा कि ये वन जहां होंगे ये काफी लंबे लंबे होंगे। क्यों लंबे लंबे होते हैं? देखिए, ये चाहते हैं सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश पाने के लिए दूसरे पेड़ों के कंपटीशन में वो उनसे ऊंचा उठने के लिए लंबे लंबे होने लगते हैं। यहां तक कि आप जब चिरहरित वन में जाइएगा ना, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर दिखाई नहीं देगा। इतना ना घना होता है ये वन, है कि नहीं? इतना ऊंचा और इतना घना होता है कि सूर्य प्रकाश का किरण भी उस वन में पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ गई बात? पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। चारों ओर से पत्ता ही पत्ता आपको नजर आएगा, एकदम हरा हरा नजर आएगा। फिल्मों में देखे होंगे, है ना, फिल्मों में देखे होंगे, एकदम पूरा का पूरा एकदम जंगल, घना जंगल है, एकदम पेड़ों की पत्तियां चारों तरफ से एकदम क्या है? ढकी हुई है। सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं आता है, और वो सूर्य का प्रकाश जब नीचे नहीं आएगा तो सारे के सारे पेड़ पौधे चाहते हैं कि हम अपनी ऊंचाई से सूर्य को प्राप्त कर ले, सूर्य की रोशनी को प्राप्त कर ले। तो कंपटीशन में वो एक दूसरे से ऊंचा होने के लिए लंबे लंबे हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो उसको हम लोग कौन सा वन कहेंगे? चिरहरित वन। अब आता है मरुस्थलीय वन। अब क्या आता है? मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन किसे कहेंगे? तो मरुस्थलीय वन का मतलब हो गया कि जो वन मरुस्थल में पाए जाते हैं। जो वन कहां पाए जाएंगे? मरुस्थल में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? मरुस्थल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन। उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन कहते हैं। समझ में आ गई बात? उन्हें क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन। अच्छा, ये आप लोग बताइए तो जरा सा, वर्षा जल के मामले में, वर्षा जल के मामले में भारत कैवां स्थान पर है? 133वां। आई गदहवा को नहीं पता था, है कि नहीं? इसको पता नहीं था, ये मुड़ी ऐसे से कर रहा है। समझे? तो जो वन मरुस्थल में पाया जाता है, करा 34, देखिए 133 से, जो वन मरुस्थल में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब एक ठो और वन आता है जिसको कहते हैं ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, या इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टाई वन। क्या बोलते हैं? डेल्टाई वन बोलते हैं। या इसी को हम लोग बोलते हैं
समुद्री वन, क्या बोलते हैं, समुद्री वन, या इसी को है ना मैंग्रोव वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते भी हैं। क्यों? अब देखिए, आप खुद दिमाग लगाइए, तो वैसा वन, ज्वार कहां आता है, समुद्र के किनारे। ज्वार कहां आएगा जी, समुद्र के किनारे। ज्वार भाटा के मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा के मतलब जैसे समुद्र का पानी हिलकोरा मारते हुए जब ऊपर जाएगा तो ज्वार हो गया, और फिर नीचे घसकेगा तो उसको क्या कहेंगे, भाटा। तो जब लहरें ऊपर जाती हैं तो ज्वार, और फिर ऊपर से नीचे जाती हैं तो भाटा, इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। तो घर आएगा ज्वार भाटा, समुद्र में आएगा। कहाँ आएगा, समुद्र में। तो ज्वारीय वन कहाँ कहेंगे, वैसा वन जो समुद्र के किनारे होगा तो उसको क्या कहेंगे, ज्वारीय। डेल्टा कहाँ बनेगा, तो डेल्टा समुद्र में बनेगा। समुद्र के किनारे क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा, है कि नहीं। कहाँ बनेगा, तो डेल्टा समुद्र में बनेगा। तो इसीलिए इसको समुद्री वन कहते हैं। उस वहां पर ये चीज है, तो ये चीज का पेड़ है तो मैंग्रोव वन कहेंगे उसको, समझे कि नहीं। तो अब इसमें इस बात को समझिएगा ध्यान से, कि किसको कहेंगे, तो जो वन समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। इन ये चारों में से जो बुझा से नाम बक दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदर में है। कहाँ है, सुंदर में है। तो सुंदर में जो वन होगा उसको सुंदर वन कहेंगे, समझे कि नहीं। विश्व में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदर में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है ना, तो सुंदर में है। तो वहां जो वन होगा उसको क्या कहेंगे, सुंदर वन, सुंदर वन कहेंगे। क्या कहेंगे, सुंदर वन। और सुंदर वन है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी, पश्चिम बंगाल में। जाकर घूम के आइएगा, समझे कि नहीं। तो आखिर इस सुंदर डेल्टा बना कैसे, कौन कौन नदी वहां पर जाकर के गिरी कि सुंदर वन बन गया। तो वहां पर दो नदी का संगम गिरता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, गंगा नदी इधर से, ब्रह्मपुत्र नदी उधर से, जब आकर के गिरेगा कहाँ, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पर क्या बना देगा, डेल्टा। क्या बना देगा, डेल्टा। दोनों जब मिलेगा तो वहां का जो परिदृश्य होगा बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए उसको नाम रख दिया कि सुंदर। क्या नाम रख दिया, सुंदर। तो जहां दो नदी जाकर के गिरेगी तो उसी को बोलते हैं डेल्टा। जहां बनता है वहां पे क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा जो ये है, जो जमीन बच गया ना, अरे भैया इधर से आया इधर से आया, तो बीचवा में जमीनवा बचा ना, ओकरे में खूब बढ़िया वन है। क्या है, खूब बढ़िया वन है, तो उसको बोलेंगे सुंदर वन। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में है। तो आपसे पूछेगा कि किस किस नदी से बनता है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों मिलकर सुंदर डेल्टा बनाते हैं, सुंदर डेल्टा बनाते हैं। आ गया समझ में। और वहां पर जो वन उगेगा उसको सुंदर वन कहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए यहां तक आप लोग पढ़ लिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश जो है, भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहां पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है। लेकिन आप हमको एक चीज का जवाब दीजिए, पढ़ा दिए इस चीज को है ना, लेकिन एक चीज का जवाब दीजिए, प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहां है। प्रतिशत के हिसाब से अगर लेंगे तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब से, मैंने कहने का मेरा मतलब समझिए। एक बच्चा है जो 1000 में 600 नंबर लाया। कितना लाया, 1000 में 600, समझे कि नहीं। एक बच्चा है जो 500 में 400 नंबर लाया। तो ध्यान से समझिए, 500 में कितना नंबर लाया, 400। अब ध्यान से समझिए, नंबरवा 600 ज्यादा लग रहा है कि 400 ज्यादा लग रहा है, तो 600 ज्यादा लग रहा है। लेकिन परसेंटेज निकालिएगा तो ये 1000 का 600 कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। आई हो जाएगा 5 8 40, ये हो जाएगा 80%। नंबरवा तो कम है नंबरवा तो कम है लेकिन परसेंटेजवा इसका कितना है, 80। इसका नंबरवा ज्यादा है लेकिन परसेंटेजवा कितना है, 60। तो भाई जंगलवा तो सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से किस में ज्यादा होगा, तो मिजोरम में। याद रखिएगा
किसमें होगा ज्यादा? मिजोरम में। किसमें होगा? मिजोरम में। अब समझ में आया? प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है और मध्य प्रदेश में दूसरा। जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो इसमें वन है कि स्वाभाविक से ज्यादा होगा। अब मिजोरम है छोटा सा देश, तो इसमें जो वन होगा वह कम मात्रा में है, लेकिन जितना कुल क्षेत्रफल उसमें ज्यादा मात्रा में वन है। समझे कि नहीं? मैंने 500 में 400 वन है, 1000 में 600 वन है, तो परसेंटेज के हिसाब से तो ज्यादा ना हो गया यार। समझ में आ गई बात? तो आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक वन कहां पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पाया जाता है, तो 529 को बाघ पाया जाता है मध्य प्रदेश के वन में। समझे कि नहीं? सारा चीज पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहां पे है, तो मिजोरम में। समझे कि नहीं? अब विश्व लेवल की अगर हम बात करें, विश्व लेवल की बात करते हैं जरा सा, तो देखिए सर्वाधिक वन का विकास, अभी जो विकास हो रहा है वन पर जो ध्यान दिया जा रहा है, अभी वर्तमान में भारत के पास कितना प्रतिशत वन है, तो 24% है। 2020 में कितना था, तो 2020 में अगर बात करेंगे तो 20.60 था। 2001 में कितना था, तो 19.27% था। अभी 24% है। इसका मतलब है कि सरकार ने ध्यान दिया, वन का विकास हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वन का विकास कहां हो रहा है, तो चीन में। कहां हो रहा है? चीन में। तो याद रखिएगा सर्वाधिक, अभी तो विकास हो रहा है, तो सर्वाधिक वन का विकास, सर्वाधिक वन का विकास किस देश में हो रहा है? चीन में। चीन देश में हो रहा है। अच्छा, और दूसरा नंबर पर कहां हो रहा है, तो भारत। ये फर्स्ट है, एक क्या है? फर्स्ट, विकास के मामले में फर्स्ट कर रहा है। लेकिन यहां भी कम नहीं है, सर्वाधिक वन का जो विकास है वह भारत देश में भी है, भारत देश में भी है, लेकिन विकास के मामले में भी सेकंड पोजीशन पर है पूरे विश्व में। पहला पोजीशन पर चीन है, दनादन पेड़ लगा रहा है, और उसके बाद भारत है जहां रोज पेड़ लग रहे हैं, है कि नहीं? विद्यालयों में भी लग रहे हैं। सरकार एकदम नियमावली बना दिया है कि हर लोगों को एकदम वन लगाना है कि नहीं? तो इस तरह से जो है इसका विकास हो रहा है। अब यहां तक आप लोग समझ लिए, तो आगे समझिए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए वनों को 3 भागों में बांटा गया है। समझे कि नहीं? 3 प्रकार के वन है वन संरक्षण के ख्याल से। वन संरक्षण है कि नहीं, एवं प्रबंधन के, एवं प्रबंधन के लिए माने बढ़िया से वन का संरक्षण हो, उसका प्रबंधन हो, उसके लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना? वन संरक्षण वन प्रबंधन के लिए 3 भागों में, है ना? वनों को कितना भागों में के लिए वनों को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया देखिएगा संरक्षित वन, एक क्या हो गया? इसका नाम संरक्षित वन। क्या नाम है इसका? संरक्षित वन, या इसी को बोलते हैं आरक्षित वन। क्या बोलते हैं इसको? आरक्षित वन। दूसरा जो वन है उस वन को हम लोग बोलते हैं सुरक्षित वन या रक्षित वन। सुरक्षित वन, है ना? वन या रक्षित वन। सुरक्षित बोलिए या आरक्षित बोलिए ना। आरक्षित नहीं, आरक्षित तो हो ही गया। सुरक्षित या रक्षित बोलिए। अब रक्षित वन। और तीसरा जो वन होता है वह वन है अवर्गीकृत वन। क्या है? अवर्गीकृत वन। अब यहां पे समझिए मैटर को। संरक्षित वन या आरक्षित वन, ये किसको कहेंगे? तो वैसा वन जो प्योर सरकार के अंडर में है, वहां पे आप कुछ नहीं, जाइयो नहीं सकते हैं, है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति को जाने का अलाउ उस वन में नहीं है, वह वन आरक्षित है। वह वन कैसा है? आरक्षित है कि नहीं? यानी कि यह सरकार का अधीन होता है। यह वन किसके अधीन होता है? सरकार का। यह वन सरकार के अधीन होता है, सरकार के अधीन होता है। यह वन किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन होता है। समझ में आ गया? इसमें आप लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं, कुछ नहीं। जब जाइए नहीं सकते हैं तो आपको अधिकार नहीं। और यह वन सबसे ज्यादा है। कितना परसेंट है? 54%। कितना परसेंट है? 54%। समझे कि नहीं? इसमें आप लकड़ी काट नहीं सकते हैं, इसमें आप शिकार नहीं कर सकते हैं, जाने का भी अधिकार नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें
आप शिकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लकड़ी काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। और कितना परसेंट में है? 54% में। किसके अंडर में है? सरकार का। लेकिन सुरक्षित वन और रक्षित वन जो है, इसमें लकड़ी काट आप सकते हैं, है ना। और वह भी किसको काटने का अधिकार है? आदिवासी या जनजाति का। किसका? आदिवासी या जनजाति का। ये नहीं कि आम आदमी, क्योंकि आम आदमी काटेगा तो वो एकदम जो है से ट्रक पर ढोवा लेगा। और इन लोग तो बेचारा काटेगा तो खाली जलावन भर काटेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें कौन काट सकता है? सुरक्षित वन और रक्षित वन में तो ये काट सकता है आदिवासी और जनजाति का अधिकार है। इसमें किसका अधिकार है? आदिवासी और जनजाति का अधिकार है। अन्य का अधिकार इसमें नहीं है। ये कितनी मात्रा में है? तो 29% है। ये कितना परसेंट है? 29% है। और अवर्गीकृत जो वन है, इसमें सभी लोगों के लिए है। किसके लिए है? सभी लोगों के लिए है। घूम सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं। लकड़ी शिकार नहीं कर, शिकार तीनों में नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं? जा इसमें नहीं सकते हैं, इसमें भी नहीं जा सकते हैं। इसमें आदिवासी और जनजाति होगा, वही जाएगा, वही लकड़ी काटेगा। इसमें सब कोई जा सकता है, लेकिन न लकड़ी काट सकता है कोई भी, न जो है से शिकार कर सकता है ना। सिर्फ जा सकता है सभी लोगों के लिए। और कितना परसेंट है? तो 17%। सब मिलाकर के देखिएगा तो 100% हो जाएगा। 3 प्रकार के वन है, तीनों प्रकार के वन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देख लीजिए जरा सा, अब एक चीज को समझिए आगे। भारत में 1970 में, कब? 1970 में विलुप्त या संकटग्रस्त, कौन? जो विलुप्त हो गए या संकटग्रस्त होने वाली जो प्रजाति है, उसके लिए हर वर्ष एक रिपोर्ट दिया जाता है, हर एक वर्ष की कौन कौन सी जाति विलुप्त हो गई। शेर, बाघ, जिसे देखिएगा पहले चिड़िया, गौरैया, ये सब जो था अब धीरे धीरे नहीं दिखाई देता है, लुप्त हो गया। मैना लुप्त हो गया, कौवा लुप्त हो रहा है कि नहीं? ये सब सारे जो पक्षी हैं या जो भी जीव हैं, हर साल लुप्त हो रहे हैं, माने संकट में है, किसी कारण से संकट में है। इस बात का डाटा, रिपोर्ट दिया जाता है ना। हर साल रिपोर्ट दिया जाता है। उस रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिपोर्ट को बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। समझ में आ गया बात है? तो लिख देते हैं भारत में कब? 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में विलुप्त या संकटग्रस्त, विलुप्त या संकटग्रस्त, समझ में आ रहा है ना? या तो विलुप्त हो गया, संकटग्रस्त हो गए, होने वाले प्रजाति के लिए हर वर्ष एक रिपोर्ट दिया जाता है। एक रिपोर्ट दिया जाता है। उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक है ना। क्या बोलते हैं उसको? रेड डाटा बुक। समझ में आ गया ना? और यही नहीं, ये तो प्रजाति के लिए हम बोले, पेड़ पौधा भी तो लुप्त हो रहा होगा ना। तो अगर यही चीज पेड़ पौधे के लिए हो, पेड़ पौधों के विलुप्त का रिपोर्ट हो, पेड़ पौधा भी तो विलुप्त हो रहा है ना, किसी किसी प्रजाति का विलुप्त हो जा रहा है। तो पेड़ पौधा विलुप्त के लिए जो रिपोर्ट होता है, विलुप्त के लिए जो रिपोर्ट होता है, वह रिपोर्ट को क्या कहते हैं? पेड़ पौधा। ये तो प्रजाति के लिए हो गया। ये पेड़ पौधा के लिए क्या हो गया? तो इसको बोला जाता है ग्रीन बुक रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? ग्रीन बुक रिपोर्ट। ग्रीन बुक रिपोर्ट। क्योंकि पेड़ पौधा हरा होता है इसलिए ग्रीन बुक है ना। इसका खून लाल होता है तो रेड बुक। समझे कि नहीं? तो ग्रीन बुक है ना, रिपोर्ट दिया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1970 में। वन्य जीव है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1970 ईस्वी में। कब आया? 1970 ईस्वी में लागू हुआ। 1970 ईस्वी में लागू हुआ कर देते हैं, लागू हुआ। खूब बढ़िया से याद रखिएगा, समझे कि नहीं? तो यहां तक आ गया। कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अब देख लीजिए, हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में, समझे कि नहीं? आयुर्वेद में तो एक क्वेश्चन आता है, भारत में आयुर्वेद का जनक कौन है भैया? भारत में आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? अब बोलिए, आयुर्वेद का जनक, ठीक बता रहे हैं, चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को। इन्होंने एक किताब लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम बताइए। अपने नाम पर इन्होंने लिखा था, चरक संहिता। क्या नाम लिखा था? चरक संहिता, जिसमें सभी तरह की दवाइयों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता, देखिएगा ध्यान से, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाएंगे। ज्यादा पढ़ा देंगे तो आपको डॉक्टर बन जाइएगा, तो अभी काहे लगे उतना पढ़िएगा। जितना क्वेश्चनिया आएगा वही ना पढ़ाएंगे, आयुर्वेद पूरा पढ़ा देंगे। चिंता क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी है। आपको पेड़ पौधा से कौन कौन पेड़ पौधा से दवाइयां बनती है, कम से कम 100 गो तो हम बता देंगे आपको, समझे कि नहीं? आयुर्वेद में, समझे? तो याद रखेगा, लेकिन उतना आपको पढ़ना ही नहीं है, उतना पढ़ना नहीं है। पढ़ना रहेगा तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BA MS तो चुटकी बजाते बनाएंगे, बता देंगे सारा चीज, है कि नहीं? अब ध्यान से, भारत में आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक। एक पुस्तक लिखे थे चरक ने, कौन? चरक संहिता। हिमालय में एक पेड़ मिलता है, याद रखिएगा। हिमालय में तो बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, मैंने एक पेड़ मिलता है। उस पेड़ का नाम बताइए जो आपको किताब में पढ़ना है। एक पेड़ मिलता है, उस किताब उसको नाम बताइए जिससे औषधि बनाई जाती है। उसका नाम है हिमालय यव। क्या नाम है इसका? हिमालय यव। हिमालय यव। हिमालय यव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? औषधि के लिए। किसके लिए? औषधि के लिए। तो इससे एक औषधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? औषधि। हिमालय यव से एक औषधि बनाई जाती है। इस औषधि को क्या कहते हैं? टैक्सोल। क्या कहते हैं? टैक्सोल। और आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोल जो दवाई बनता है हिमालय यव नामक पेड़ पौधा से बनता है, समझे कि नहीं? और इसका उपचार किया जाता है कैंसर के लिए। यह कैंसर के उपचार के लिए है, कैंसर के उपचार के लिए है, क्योंकि कैंसर भयंकर बीमारी है ना? उपचार के लिए है। यह किसके लिए है? कैंसर के उपचार के लिए। इसी प्रकार से मलेरिया के उपचार के लिए क्या है? मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया समझते हैं ना, बुखार, तब मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन नामक एक पेड़ है। क्या है? कुनैन नामक पेड़। और कुनैन का जो छाल है, छलवा नहीं समझते हैं कोई, वाह, जो छाल रहता है सो, तो कुनैन के छाल से एक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम क्या है? सिनकोना। क्या नाम है इसका? सिनकोना। सिनकोना दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार के लिए बहुत जरूरी है ना? किसके लिए? मलेरिया के उपचार के लिए, समझे कि नहीं? अब देख लीजिएगा, दर्द निवारक औषधि आपको बताते हैं। अगर दर्द है, हम चाहे तो दवाइयों बेच के कमा ले, है कि नहीं? चूंकि आयुर्वेद जानते हैं तो उसका कुछ कुछ जो है दवाई बना करके रोड पर बैठ जाएंगे तो आराम से हम बेच सकते हैं। भैया जिसको भी ठेहुना में दर्द है, केहुना में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर से नहीं चलने में बन रहा है, सारे दर्द निवारक औषधि जिसको हम लोग कहते हैं, दर्द निवारक औषधि जो पेड़ पौधे से बनाई जाती है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है आपका क्या चीज? मार्फिन। क्या है? मार्फिन। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से दवाइयां हैं जो आपको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा काहे पढ़ाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। जो क्वेश्चन आएगा वही बता दे रहे हैं, ठीक है ना? एकदम शुद्ध NCERT पढ़ा दिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आएगा, समझेगी नहीं? आपका किताब से पढ़ा दिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहां समझिएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा टाइगर प्रोजेक्ट, पढ़ा? तो टाइगर को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट बना वो कब बना? 1973 में। कब बना? 1973 में बना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर। याद रखिएगा, क्या है? मयूर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। क्या नाम है इसका? डॉल्फिन। और डॉल्फिनवा रहती कहां है? तो गंगा नदी में। कहां रहेगी यह? गंगा नदी में रहती है। कहां रहती है? गंगा नदी में रहती है। याद रहेगा। अब देख लीजिए, विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत में पाया जाता है। यह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। सब दिया हुआ है किताब में। कहां है? यह कहीं नहीं पाया जाता है विश्व में, माने